हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट कवर कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से। मेरा नाम है मधु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में। आधुनिक भारत में हमने कैसे भारत में यूरोपीय आए, फिर उसके बाद अलग अलग उनके कौन कौन से युद्ध हुए, किसके साथ हुए, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी के अधीन जो आपके गवर्नर जनरल आते हैं उनके बारे में। पहला जो हमने नाम पढ़ा था वो पढ़ा था रॉबर्ट क्लाइव। जब मैंने आपको बताया कि बंगाल वाले इलाके में प्लासी के युद्ध के बाद फिर बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा इलाका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगह की दीवानी जो है वो किसके पास आ जाती है? कंपनी के पास। उसके बाद आपके वॉरेन हेस्टिंग जी आते हैं। बंगाल का जो गवर्नर रहता है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोलने लगते हैं, और मद्रास का गवर्नर और आपके बंबई का गवर्नर दोनों उसके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, मतलब वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत सारे जो है काम किए हैं। अच्छा, जब हम गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि हमें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है और क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं। पहली बात, जो उनके टाइम पे रेवेन्यू सिस्टम था, जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम था, कर व्यवस्था जो थी, वो आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, हर जगह पढ़नी पड़ेगी, है ना। क्यों? जैसे ही आपका कोई नया गवर्नर जनरल आएगा और उसको लगेगा कि जो पुरानी टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, तो वो चेंज करेगा, क्योंकि कंपनी को मुनाफा ज्यादा चाहिए, तो वो ऐसे व्यवस्था में जाएगा जहां पे मुनाफा ज्यादा कमाया जा सके, है ना। तो पहले आप वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे इजारेदारी प्रथा पढ़ते हैं। अभी हम शुरू करने वाले हैं कॉर्नवालिस के टाइम पे आता है परमानेंट सेटलमेंट, हिंदी में जिसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो हम देखेंगे कर व्यवस्था आपकी कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरा जो है आपको क्या पढ़ना है, चेंजेस कहां पे होते हैं। एक आपका होगा न्याय व्यवस्था में चेंज। न्याय व्यवस्था आप देखेंगे कि पहले शुरू में जो आपकी जिला अदालतें सेट करता है वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद क्या करता है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करता है। आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1733 के बाद, है ना, 33 बोल रही हूँ आपके, हाँ मतलब वहां पे जब आता है आपके 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है, उसके बाद क्या होता है, आपका सुप्रीम कोर्ट जो है स्टैब्लिश होता है कलकत्ता में। और उसके अलावा न्याय व्यवस्था क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिससे सोसाइटी जो है, समाज जो है उस टाइम पे वो अंग्रेजों पे भरोसा करे। ठीक है, तीसरी बात आती है किसकी? पुलिस व्यवस्था की। अब पुलिस व्यवस्था क्यों जरूरी होती है? क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो किसी दूसरे देश में जाकर उन पे कंट्रोल कर रही है, उनसे कर वसूल रही है, तो सीधी बात है विद्रोह हो सकता है ना, लोग उंगली कर सकते हैं। उसके लिए पुलिस व्यवस्था का होना जरूरी है, जिससे कंट्रोल किया जा सके सोसाइटी में कानून व्यवस्था। ठीक है, तो आप देखेंगे कॉर्नवालिस ने सब पे काम किया, पुलिस व्यवस्था के लिए भी काम किया है, न्याय के लिए भी काम किया है, कर व्यवस्था के लिए भी काम किया है। सेम वही आपको वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे भी दिख जाएगा, है ना। पुलिस के लिए भी काम करेगा, उसके अलावा आपके न्याय व्यवस्था के लिए भी काम करेगा, उसके अलावा कर व्यवस्था के लिए क्या लेकर आता है, यहाँ पे याद रखना है, इजारेदारी प्रथा रहती है। इजारेदारी सिस्टम जो है, प्रथा जो है, वो किसके टाइम पे रहती है? आपके वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे रहती है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारंट जारी करता है सबके खिलाफ, तो आपको उससे याद रखना है। उसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे एक चीज क्या होती है, ट्रांसलेशन वो करवा रहा होता है बुक्स का, मनुस्मृति का करवाता है, भगवत गीता का करवाता है। आपके विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश करता है। ये सारी चीजें क्यों हो रही होती हैं? जिससे समाज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सके। मैंने आपको एग्जांपल युगांडा का दिया था। अब युगांडा में रिलायंस जाएगी, कंट्रोल करेगी, तो सीधी बात है उसको क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि हम उसके साथ कैसे अच्छे से रह सकते हैं, कैसे ज्यादा विद्रोह नहीं हो, लोग उंगली नहीं करें ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज उसके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है आपका कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कब आएगा? जैसे ही 1785 में आपका वॉरेन हेस्टिंग गया, उसके ऊपर आपका महाभियोग लगा, इंपीचमेंट लगा, फिर वो बरी भी हो जाता है। उसके जस्ट बाद फिर कॉर्नवालिस को भेजा जाता है कि जाओ तुम अब संभालो जाके इंडिया में। ठीक है, अच्छा ये जो गवर्नर जनरल है ये भेज कौन रहा होता है? मैंने बताया आपको, कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, जैसे रिलायंस हमारी इंडिया की कंपनी है।
तो अंबानी के ग्रुप में जैसे आपका पूरा का पूरा एक बोर्ड मेंबर होता है ना, जिसमें बहुत सारे लोग जिनके स्टॉक होते हैं रिलायंस में, वो बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं। सेम ऐसे ही उस टाइम पे भी होता था कि पूरे के पूरे मेंबर्स बैठते थे और डिसीजन लेते थे। जो आपके स्टेक होल्डर होते थे वो डिसीजन लेते थे कि कौन जाके बनेगा यहाँ पे गवर्नर जनरल, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी ये। तो फिर ये आपके कॉर्नवालिस जो है बनते हैं 86 में। जैसे ही आपका वॉरेन हेस्टिंग गया 1786 में कौन बनेगा, आपके कॉर्नवालिस जी बनेंगे। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं जहां से अंग्रेजों को लगेगा कि इससे ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है, इससे ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है, वहां पे वो चेंज करते हैं और वही चीज फिर आपको पढ़नी होती है। एक जो आपने सिस्टम देखा था कि रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी अपनाई थी वॉरेन हेस्टिंग ने, कि अपने आसपास जो है वो मतलब मित्र राज्यों को रखो, है ना। अपने मित्र रहेंगे तो अगर हमला भी होगा तो पहले उन पे होगा, हम पे नहीं होगा। तो अपना जस्ट पड़ोसी जो है हमारा मित्र होना चाहिए। इसके बाद कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस क्या करता है, जिले के समस्त अधिकार जो है वो कलेक्टर को दे देता है। कलेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरेन हेस्टिंग के टाइम से चालू होता है। कलेक्टर के पास दीवानी पावर आती है, आपने देखा है दीवानी अदालत जो जिले में रहती है, कलेक्टर हेड रहता है। यहां पे जिले के पूरे अधिकार, समस्त पावर, ऑल द पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर गिवन टू द कलेक्टर। दूसरा, जो फौजदारी अदालतें थी, जो क्रिमिनल कोर्ट थे कहां पे, डिस्ट्रिक्ट में, उनको हटा दिया जाता है। हर एक जिले में स्टैब्लिश कर रखी थी वॉरेन हेस्टिंग ने, वो हटा दी जाती है। अब फौजदारी, याद रखिएगा हम दीवानी की बात नहीं कर रहे, फौजदारी की बात कर रहे हैं। क्रिमिनल जो रहती है कोर्ट, उनको क्या कर दिया जाता है, 4 भ्रमण करने वाली अदालत, मतलब 4 ट्रेवलिंग कोर्ट्स जो है वो अपॉइंट कर दी जाती है। ठीक है, तो क्रिमिनल कोर्ट हर जिले में होने की जगह सिर्फ 4 रहती हैं जो कि ट्रेवल करती रहती है। उसके बाद आता है 1793 में कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां जो हैं वो समाप्त कर दी जाती है। आप देखेंगे 1793 में ही जो कॉर्नवालिस जो है वो एक कॉर्नवालिस कोड लेकर आता है। अब इस कोड में क्या रहता है, इस कोड में वो बताता है कि आपकी पुलिस की शक्तियां, पुलिस, उसके अलावा आपकी न्यायिक शक्तियां मतलब जुडिशियल पावर जो है, और उसके अलावा आपकी जो कर संग्रह करने की शक्तियां हैं, टैक्स कलेक्शन की जो पावर है, ये तीनों अलग अलग लोग देखेंगे। पहले जमींदार जो है उसके पास पुलिस पावर भी होती थी, मतलब अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो पुलिस की तरह उन्होंने किसानों को पिटवा दिया, खुद ही न्याय दे दिया। अब कॉर्नवालिस ने क्या किया कि नहीं, सब अलग अलग देखेंगे, तो इसलिए कॉर्नवालिस कोड लेकर आता है 1793 में। और यहीं से कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां जो होती है कि जुडिशियल पावर, उससे छीनकर सिर्फ और सिर्फ किसको दे दी जाती हैं, जजेस को। जजेस अपॉइंट कर दिए जाते हैं और ये बोला जाता है कि कोई भी अब न्याय देगा तो वो सिर्फ जज देगा, है ना। कलेक्टर के पास पावर नहीं है। कलेक्टर क्या करेगा, सिर्फ रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करेगा। यहाँ पे संग्राहक, केवल संग्राहक, अभिकर्ता जो है, मेड ओनली अ कलेक्टर एजेंट, सिर्फ कलेक्ट करेगा टैक्स। ठीक है, ये उसका काम रहेगा। पुलिस पावर जो है वो जमींदारों से छीन ली जाती है और अलग से पुलिस व्यवस्था बना दी जाती है, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको बताया सोसाइटी में अगर कोई उंगली करेगा तो पुलिस की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कॉर्नवालिस तीनों को अलग अलग कर देता है। ये आपके पूरा एक क्या कहलाता है, कॉर्नवालिस कोड। कब आता है, 1793 में। याद रखिएगा, ये जरूरी है याद करना, ईयर पूछा जा सकता है। याद कैसे करेंगे आप, मैंने आपको बताया है 90s वाले जितने नंबर है, 90 से लेके आपके 2000 तक या उसके बाद भी, आप किसी का अगर उस टाइम पे क्या हुआ है, बर्थ हुआ है ना, डेट ऑफ बर्थ से आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी किसी बहन का, कजिन का 93 में जन्म हुआ है, तो मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है, अनु का जन्म हुआ है 93 में, तो अनु के पैदा होते ही कॉर्नवालिस कोड आया था, मैं ऐसा रिलेट कर दूंगी। ठीक है, तो आप भी, आपके आसपास अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, या फिर आप 93 साल से करिए कि जो कॉर्नवालिस था, जब वो 93 साल का हो जाता है, वो एक कोड लेकर आता है जिसमें वो क्या करता है कि पुलिस, न्याय और आपका जो कर है, टैक्स कलेक्शन है, वो तीनों अलग अलग लोग देखेंगे। ठीक है, और यहीं पे क्योंकि 93 में कोड आया, इसलिए 93 में ही क्या होगा कि कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर हटा ली जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका किससे रिलेटेड, कॉर्नवालिस कोड से रिलेटेड। फिर क्या आता है, जमींदारों को पुलिस अधिकार से वंचित करना। मैंने बताया आपको कि जमींदारों से पुलिस अधिकार जो है वो ले लिए जाते हैं, जमींदार वर डिप्राइव्ड ऑफ पुलिस राइट्स, और पुलिस प्रॉपर अपॉइंट कर दिए जाते हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। यहां पे एक जो चीज आती है, वॉरेन हेस्टिंग बता के जाता है कि जो आपके कर्मचारी हैं वो अपने पर्सनल बिजनेस में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको छूट मिली हुई है ना, यूरोपीय है और ब्रिटिशर्स का वैसे भी कंट्रोल होता है बहुत बड़े इलाके में।
तो जो वहां के एम्प्लॉयज होते हैं वो खुद अपना व्यापार चलाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग ने बताया था कि ये सब बंद करना चाहिए। कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया, कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो जब कॉर्नवालिस आता है तो वो कहता है कि नहीं, आप पर्सनल बिजनेस इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो पर्सनल बिजनेस ऑफ कंपनी एम्प्लॉयज वॉज बैंड, बिल्कुल बैन कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपके जिला पुलिस थाना जो है उसका दरोगा, उसका मुखिया बनाया गया था। इंस्पेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन का मुखिया बनाया गया। ये सारी सिंपल चीजें हैं। मेनली पूछा क्या जा सकता है, पहला तो कॉर्नवालिस कोड कब आया था, दूसरा व्यक्तिगत व्यापार जो है कंपनी का किस टाइम पे होता है खत्म। और कॉर्नवालिस ने, क्योंकि अब यहाँ पे व्यक्तिगत व्यापार जो है, पर्सनल बिजनेस खत्म किया, तो काफी ज्यादा नुकसान होगा जो आपके एम्प्लॉयज होंगे, तो फिर उनके वेतन बढ़ा दिए कि चलो सैलरी बढ़ा देते हैं, आप खुद बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगे, सिर्फ कंपनी के लिए काम करोगे। ठीक है, फिर यहां पे आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्थायी बंदोबस्त पद्धति। ठीक है, ये कौन सी है, ये टैक्स कलेक्शन के लिए पद्धति लेकर आता है कौन, आपका कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस देखता है इजारेदारी प्रथा जो है उसमें मजा नहीं आ रही है, सबसे ज्यादा जो बिड लगाता है, ये सबसे ज्यादा जो बोली लगाता है उसको दे दिया जाता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा बोली तो लगा देते हैं, उस हिसाब से ज्यादा किसानों से वसूल भी करते हैं। और इस चक्कर में सूखा बहुत ज्यादा पड़ गया था बंगाल वाले इलाके में, है ना, क्योंकि अब जमींदार क्या करेंगे, जितनी ज्यादा बोली लगाएंगे उतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए अत्याचार भी करेंगे। तो फिर इजारेदारी प्रथा को खत्म किया गया और कॉर्नवालिस ने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त का नाम है परमानेंट सेटलमेंट, बिल्कुल परमानेंट सेटलमेंट करके गया था। ठीक है, कब लाता है, 93 में ही लाता है, मतलब कोड भी उसी साल लाता है, जैसे मैंने अनु से रिलेट किया था, कोड भी 93 में लाता है। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट भी कब लाता है, 1793 में ही लाता है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि कब लाया गया था आपका परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा पूछा जाएगा कौन लेकर आया था, तो याद रखिएगा ये जो योजना है वो जॉन शोर ने बनाई थी। जॉन शोर आप कैसे याद कर सकते हैं, बहुत शोर मचा के स्थायी बंदोबस्त लाया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, कॉर्नवालिस का आप नाम कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा कॉर्नवालिस का, कॉर्न जो आप खाते हैं, मक्का है ना, आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। 3rd नंबर पे आपका जो गवर्नर जनरल आएगा वो कौन होगा, मक्का होगा। मक्का जो है वो स्थायी बंदोबस्त करके आता है, स्थायी बंदोबस्त करता है और क्या करता है, बहुत ज्यादा शोर मचाता है। ठीक है, तो जॉन शोर से आप याद रखेंगे परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जब होता है तो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं लोग, ये आपका मक्का बहुत ज्यादा शोर मचाता है। तो जॉन शोर की योजना थी 93 साल में आपका कॉर्नवालिस जो है ये लाता है, ऐसे आप याद करेंगे या किसी के डेट ऑफ बर्थ से याद कर सकते हैं। फिर किस वाले इलाके में आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम देख रहे हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास का उत्तरी जो जिला है वहां पे लागू किया जाता है। आपको भी पता है कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं आया था, कुछ इलाके जो थे वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आए थे। जैसे यहां पे ये आप याद रखिएगा बांग्लादेश जो है, और ये आपका पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा बंगाल हुआ करता था। ठीक है, झारखंड और बिहार ये पूरा बिहार हुआ करता था, और ये आपका उड़ीसा वाला इलाका, तो ये पूरा इलाका जो था ये किसके अंतर्गत था, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत। इसके अलावा ये जो मद्रास वाला इलाका था, तो याद रखिएगा उत्तरी वाले इलाके में यहाँ पे क्या लाया जाता है, यहाँ पे नीचे नहीं होता, ये ऊपर वाले इलाके में यहाँ पे क्या लाया जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। याद रखिएगा जब स्थायी बंदोबस्त कर रहे थे तो बहुत ज्यादा लोगों ने शोर मचाया था, तो जॉन शोर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकेशन जरूर याद रखिएगा कि ये वाली लोकेशन जहां पे बंगाल है, बंगाल का जो इलाका, उसके अलावा बिहार, उड़ीसा तो उसके साथ ही रहेगा। ठीक है, और आपके मद्रास से थोड़ा ऊपर वाला इलाका, उत्तरी इलाका जो है वहां सब जगह स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट लेकर आया था कॉर्नवालिस। ठीक है, लोकेशन जरूर याद रखिएगा कहां कहां आई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें जो है राजस्व कितना था, तो याद रखिएगा फिक्स नहीं था। ये बोला गया था कि आप जितना भी वसूलेंगे तो उसमें से जो आपका 10/11 भाग है वो कंपनी का होगा, जो 1/11 भाग है वो जमींदार का होगा। ठीक है, तो आप वसूल कर लाएंगे जो, तो उसमें से 10/11 भाग आपके किसका है, कंपनी का है, 1/11 भाग जो है वो किसका है, जमींदारों का है। तो ये तीनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, चारों, बल्कि 93 में आया था, 1793 जॉन शोर लेकर आया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
बनारस और उत्तरी मद्रास वाले इलाके में लागू किया गया था। उसके अलावा 10/11 भाग कंपनी का, 1/11 भाग जमींदारों का हुआ करता था। ये आपको पूरा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ ही जो दूसरी पद्धति आई है, जैसे कि रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था, वो आपको एक साथ ही पढ़ लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी जो सिस्टम आया था वो आया था रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब यहाँ पे क्या होता है, याद रखिएगा, ये जो आपका रैयत है इसका मतलब होता है किसान, ठीक है, किसान। तो अब रैयतवाड़ी सिस्टम में रैयत मतलब हो गया किसान, तो सीधे व्यक्तिगत रूप से किसानों से हमने क्या किया था, टैक्स वसूला था। वहां पे हम क्या कर रहे थे, जमींदारों को बोल रहे थे कि भाई तुमको ये इलाका दे दिया है, तुम टैक्स वसूल के लाओ, 10/11 भाग हमें दो, 1/11 भाग तुम खुद रखो, ठीक है। रैयत में क्या किया गया, अच्छा रैयतवाड़ी आप देखेंगे मद्रास, बंबई, दक्कन और कुछ क्षेत्र में था। यहाँ पे जमींदारी जो व्यवस्था थी वो इतनी ज्यादा दृढ़ नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि हर एक जगह आपको प्रॉपर जमींदार मिल जाएंगे। इसीलिए अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, सीधे किसानों से उन्हें टैक्स वसूलना पड़ा, ठीक है। एक ये रीजन भी था रैयतवाड़ी व्यवस्था का। रैयतवाड़ी व्यवस्था वहीं लागू की गई जहां आपको जमींदारी व्यवस्था बहुत अच्छे से नहीं मिलेगी, जैसे मद्रास, जैसे बंबई, जैसे दक्कन वाला इलाका, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि जमींदारी व्यवस्था बहुत अच्छे से नहीं थी, नॉर्थ वाले इलाके में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब इलाके में अच्छे खासे जमींदारी व्यवस्था चल रही थी पहले से, तो इसीलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए कॉर्नवालिस ने भी बोला कि जमींदारों को तुम दो भाई अपना जो भी खेत वगैरह है वही वसूल करके हमें देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कहां कहां होगी, मद्रास में, बंबई में, दक्कन वाले इलाके में। अभी हम देखेंगे आपका जो दक्कन ट्रैप वाला इलाका ना, वही तो दक्कन वाले इलाके में कब आता है, यहाँ पे सबसे मेन बात कि किसानों से व्यक्तिगत रूप से पर्सनल किए गए समझौते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्रीमेंट मेड विद इंडिविजुअल पीजेंट्स, जो भी किसान थे, फार्मर्स थे, उनसे सीधे एग्रीमेंट किया गया था कि तुम इतना भाई टैक्स लाके दोगे। उसके अलावा सबसे पहले 1792 में पहली बार 12 महल जिले में पहली बार लागू किया गया था। किसने करा था, कर्नल रीड ने। कहां लागू किया गया था इसके पूछने के चांसेस कम है, फिर भी याद रखिएगा महल में लागू किया गया था। रैयत जो है महल में सबसे पहले लागू किया गया था। और किसने किया था, तो कर्नल रीड ने किया था। उनको रीड पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, तो रैयत याद रखिएगा, रैयत किससे रिलेटेड है, रैयत रिलेटेड है पढ़ने लिखने से रिलेटेड, रीड से रिलेटेड। तो ये हो गया आपका कर्नल रीड। जब परमानेंट सेटलमेंट आता है उसके एक साल पहले ही 1792 में ही हम इसको ट्राई कर लेते हैं एक जगह पे, उसके बाद धीरे धीरे काफी बड़े एरिया में फैलाया जाता है, मद्रास, बंबई, दक्कन वाले इलाके में, ठीक है। इसकी विशेषता क्या थी या इसमें क्या क्या आपके नियम थे, सबसे पहले तो कंपनी और किसानों के बीच बिचौलिया हट गया। जमींदार क्या होते थे, बिचौलिया होते थे, तो यहाँ पे बिचौलिया वर्ग नहीं था, सीधे सीधे किसानों से जाके कंपनी जो है वो टैक्स वसूलती थी। अच्छा, आप एक चीज ये भी देखेंगे कि हमने जमींदारी व्यवस्था को क्यों अपनाया, ऐसे सब किसानों से जाकर भी तो ले सकते थे ना। तो इससे क्या होता, कंपनी को बहुत सारे वर्कर रखने पड़ जाते, है ना, कि वो जाके एक एक किसान से बात कर रही है, उनसे टैक्स वसूल रही है। इसकी जगह क्या किया, हमने एक जमींदार पकड़ लिया कि भाई तुम इतना लाके दोगे, तुम कैसे दोगे, क्या करोगे, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो ये एक तरीका था जमींदारी व्यवस्था का यूज करने का भी, कि ज्यादा वर्कर नहीं हमारे पास हमको यूज करने पड़े, है ना, यूरोपीय ज्यादा लोग यूज नहीं करने पड़े या ज्यादा वर्कर नहीं अपॉइंट करने पड़े। फिर इसमें जो राजस्व था उसका आधा भाग जो है वो भी किसके रूप में देना पड़ता था, धन के रूप में। मतलब यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू किस फॉर्म में थी, हाफ थी इन द फॉर्म ऑफ मनी, आपको पैसे देने होते थे, ठीक है। उसके अलावा लगान का निर्धारण जो है वो 30 वर्ष में होता था और फिर समीक्षा की जाती थी कि क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है। तो मेन चीज जो आपको याद रखनी, 1792 में पहली बार आया, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड हो गया। क्षेत्र याद रखना है, परमानेंट सेटलमेंट का भी, इसके अलावा आपके रैयतवाड़ी सिस्टम का भी। तो रैयतवाड़ी में कौन सा है, मद्रास, बंबई, दक्कन वाला इलाका। रीड पढ़ने का बहुत शौक था, तो आपका जो रैयत है उसको क्या है, पढ़ने का बहुत शौक है, कर्नल रीड लेकर आए थे, ठीक है। फिर रैयतवाड़ी के बाद आता है आपका महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी व्यवस्था। इंग्लिश मीडियम वाले भी महलवाड़ी ही पढ़ेंगे। ये कब आता है, ये काफी बाद में आता है, 1822 के लगभग आता है। और ये कहां लागू होता है, तो याद रखिएगा गंगा की घाटी, आपका जो गंगैटिक वैली है वहां पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके अलावा मध्य भारत के कुछ जो आपका इलाका है वहां, और संपूर्ण पंजाब, मतलब जो इलाका बचा हुआ था वहां हम महलवाड़ी सिस्टम लेकर आते हैं। तो इसको अगर आप मैप में देखना चाहें, यहाँ पे मैप में अगर आप लोकेट करेंगे तो कौन सा कहां पे सिस्टम आएगा,
देखिए ये वाला जो इलाका है यहाँ पे कौन सा आ गया, ये आ गया आपका स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, ये आ गया आपका स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद जो ये वाला इलाका है, गंगा वाला इलाका, गंगैटिक वैली, इसके अलावा मध्य भारत, इधर पंजाब वाला इलाका, जहां पे कंट्रोल हो चुका था किसका, अंग्रेजों का, पूरे भारत में अभी नहीं हुआ था, 1822 की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ का क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा महालवाड़ी सिस्टम आएगा। और जो ये आपका बंबई वाला इलाका है, मद्रास वाला इलाका है, इधर दक्कन वाला जो इलाका है, यहां कौन सा आएगा, यहां आपको रैयत याद रखना है, रैयतवाड़ी, ठीक है। रैयत मतलब सीधे किसान से उठाएंगे कर, स्थायी बंदोबस्त, यहाँ पे जमींदार होंगे। यहाँ पे अभी हम महालवाड़ी में देखेंगे, यहाँ पे भी आपके जो किसान रहते हैं, जो सबसे बड़े वाले किसान रहेंगे, जमींदार टाइप के ही, उनसे हम क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे कि आप हमें टैक्स लाके दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें क्या होता है, सबसे पहले कब चालू होगा, 1822 में, ईयर याद रखिएगा, 22 साल में हम महलों में जाते हैं, महलवाड़ी सिस्टम लागू करते हैं 22 साल में, ठीक है। उसके अलावा स्टार्ट कौन करता है, तो हॉल्ट मैकेंजी नाम रहता है। मैकेंजी आप याद कर सकते हैं, हॉल्ट तो थोड़ा कठिन हो गया, मैकेंजी थोड़ा सा कॉमन लग रहा है ना। मैकेंजी है, मैकेंजी का आप सिकंजी से भी याद कर सकते हैं। सिकंजी जो है वो महलवाड़ी सिस्टम लेकर आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाउंडर ऑफ दिस सिस्टम, हॉल्ट मैकेंजी। उसके अलावा किस क्षेत्र में रहता है, तो गंगा की वैली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र है, और संपूर्ण पंजाब। आपको भी पता है पंजाब वाला इलाका डलहौजी के टाइम पे जब सेकेंड सिख एंग्लो वॉर होता है, तब पूरा का पूरा अंग्रेजों में शामिल होता है, अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे पंजाब वाले इलाके में भी क्या लागू हो जाएगा, आपका महलवाड़ी सिस्टम। उसके अलावा राजस्व वसूली का अधिकार किसे था, तो गांव या जागीरों के मुखिया को। इसमें क्या कर दिया था, पूरे के पूरे गांव को इकट्ठा मतलब ऐसे करके एक उसका जागीरदार बना दिया था कि भैया इस गांव से तुम वसूल करके लाओगे हमें पैसा, है ना, हम नहीं जाएंगे। तो पहले क्या किया, जागीरदार, स्थायी बंदोबस्त में बहुत सारे जागीरदार बना दिए, है ना, जमींदार जो थे, मतलब तो जमींदार अपना अपना इलाके से पैसा लाके दे रहे थे, अपनी अपनी जमीन से पैसा लाके दे रहे थे। महलवाड़ी में याद रखिएगा, महल याद रखिएगा, महल मतलब आपका क्या हो गया, एक गांव हो गया। गांव का गांव जो है उसमें एक आदमी को हेड बना दिया कि तुम जो है, जिसके पास जो जागीरदार टाइप का है, मुखिया है, तुम पैसा हमें लाके दोगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है स्थायी बंदोबस्त में, वहां पे जमींदार होते हैं, जमींदार अपने लैंड का लाके देते हैं। उसके अलावा जो आपके महलवाड़ी है, महल जो आपका यहाँ पे वर्ड है महलवाड़ी सिस्टम, तो महल जो है किसके लिए यूज किया गया, गांव के लिए, कि पूरा का पूरा गांव, ये मान लीजिए एक दो गांव इकट्ठा फिक्स कर दिए जाते हैं कि यहां से ये आदमी जो है वो हमें टैक्स से लाके देगा, टैक्स लाके देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गांव या जागीरों के मुखिया को राजस्व वसूलने का अधिकार होता था। इसमें लगान जो है पहले 2/3 था, फिर मतलब पता चला कि नहीं यार 2/3 बहुत ज्यादा होता है, तो फिर मतलब हाफ किया गया, 50% किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि इसमें चेंज किया गया तो जरूरी नहीं है पूछे, लेकिन याद रखिएगा 1822 हॉल्ट मैकेंजी, शिकंजी से याद रखना है। उसके अलावा किस क्षेत्र में है, तो जो बादशाह हुआ रीजन है, गंगा वैली हो गई आपकी, उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य भारत का एरिया हो गया, पंजाब वाला इलाका, यहाँ आपको कौन सा मिलेगा, महलवाड़ी सिस्टम मिलेगा। लाया कौन था आपका, शिकंजी लाया था। और महल से याद रखना है, महलवाड़ी किसके लिए था, गांव के लिए था, ठीक है। तो गांव का जागीरों का जो मुखिया होता था उसको राजस्व वसूलने का अधिकार होता था, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 सिस्टम पढ़े हैं। अभी ये तीनों सिस्टम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी लंबे टाइम तक यही सिस्टम फॉलो करता है आपकी कंपनी टैक्स वसूलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको मैप में बता ही दिया कौन सा सिस्टम कहाँ पे लागू हो रहा है। यहाँ पे नई वाली जो लूसेंट है बड़े अच्छे से कंपैरिजन भी दिया गया है। और क्यों दिया गया है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। क्यों क्वेश्चन आता है, क्योंकि अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे प्राप्त कर सके। तो इसलिए यहां से क्वेश्चन आता है, कब आया, कौन लेकर आया, कौन सी व्यवस्था आई थी, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको आपको देखना है यहाँ पे एक साथ। सबसे पहले जमींदारी के जो व्यवस्था थी, जमींदारी यहाँ पे जमींदारी या इसको स्थायी बंदोबस्त बोलिए, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, महलवाड़ी हो गया। स्थायी बंदोबस्त में जो आपका मेन होता था हेड, वो जमींदार होता था। जो आपका रैयतवाड़ी जो है, रैयतवाड़ी में रैयत मतलब किसान, किसान हेड होता था। महलवाड़ी मतलब यहाँ पे मुखिया लंबरदार जो है
वो आप मुखिया गांव का हेड मान सकते हैं। ठीक है, तो लंबरदार मतलब यहाँ पे महलवाड़ी गांव से रिलेट करना है। आपकी गांव का जो मुखिया होता था उसको हमने टैक्स वसूलने का अधिकार दिया। क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था, तो याद रखिएगा आपका स्थायी बंदोबस्त 19% में था, 51% में आपका रैयतवाड़ी था, और जो आपका 30% है वहां था महलवाड़ी। मतलब अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एरिया में कौन सा सिस्टम चल रहा था, तो आपके महलवाड़ी, आपके रैयतवाड़ी चल रहे थे। मतलब किसानों से हम डायरेक्ट वसूल रहे थे, रैयत से हम ज्यादातर वसूल रहे थे। सेकेंड नंबर में आ रहा था महलवाड़ी सिस्टम, मतलब हम महलों से, गांव से एक साथ वसूल रहे थे। थर्ड नंबर पे सबसे कम था 19% के साथ आपका स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये याद रखना है, कंपैरिजन में पूछा जा सकता है। फिर आता है योजनाकार कौन कौन था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जमींदारी में आपका कॉर्नवालिस जो है, कौन खाते खाते क्या करता है, बहुत ज्यादा शोर मचाता है जब स्थायी बंदोबस्त लगाना होता है। ठीक है, कॉर्नवालिस हो गया, जॉन शोर हो गया। उसके बाद आता है आपका दूसरा रैयतवाड़ी। अच्छा, टॉमस मुनरो जो है और जो रीड है, हमने बोला था पढ़ने का बहुत शौक है। पढ़ने का शौक किसको है, हमारे रैयत को, हमारे किसानों को पढ़ने का बहुत शौक है। तो यहाँ पे आपको एक तो याद रखना है रैयत, रैयत का हो गया रीड, रीड के साथ आपको याद रखना है यहाँ पे मुनरो को। आप वैसे मुन्नी से भी कर सकते हैं, है ना, मुनरो को कर सकते हैं कि हमारी जो रैयत थी उसका नाम था मुन्नी, और मुन्नी को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, तो ये हो गया रीड, पढ़ने का बहुत शौक था, रीड करने का बहुत शौक था, तो ये हो गया हमारी मुन्नी, मुन्नी को पढ़ने का शौक था, और रैयत थी मतलब वो किसान थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉमस मुनरो। टॉमस से भी आप कर सकते हैं ना कि आपका टॉम जो है उसको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर हो गया आपका हॉल्ट मैकेंजी। आप शिकंजी से इसको याद रखेंगे कि शिकंजी पीना किसको पसंद था, जो महलवाड़ी सिस्टम है, मतलब महलों में जो रहते हैं उसको शिकंजी पीना बहुत पसंद होता है। और सबसे आपका सेकंड नंबर पे महलवाड़ी सिस्टम आएगा 30% के साथ। ठीक है, यहां पे जो आपका कॉर्नवालिस कोड है वो इंपॉर्टेंट है 1793 के साथ। उसके अलावा आपका जो कितने परसेंट है, किस इलाके में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका इलाका बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला है। इसका जो आपका रैयत है, रैयत कहाँ कहाँ थे, मद्रास हो गया, बंबई हो गया, दक्कन वाला इलाका हो गया। उसके अलावा आपके जो महल थे, महल कहाँ कहाँ था, गंगा की वैली हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। उसके अलावा आपका मध्य भारत वाला इलाका हो गया, संपूर्ण पंजाब वाला इलाका हो गया। तो यहां आपको महलवाड़ी सिस्टम मिलेगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत टाइम से लोग बोल रहे हैं लूसेंट सीरीज के लिए कि मैम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, तो हम एक कोर्स लेकर आए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, और अगर आपको एक साथ लूसेंट का कोर्स लेना है वो भी आपको सिर्फ 899 में मिल जाएगा। ये आपको आपकी ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यहाँ पे टाइम लिमिट में, मतलब अगले 1 महीने में मैं आपको मैक्सिमम चीजें कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि YouTube में बहुत आराम से वीडियोस जाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी पढ़ना है, पेपर के लिए कंप्लीट करना है, तो आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप एकेडमी के नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं, 6261759209। ठीक है, यहां पे भी आप कॉल करके कोई भी इंक्वायरी हो तो यहां पे पता कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है कंप्लीट करने की, तो यहां पे हम 1 महीने में सारा लूसेंट कवर करा देंगे, तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, हिस्ट्री के लिए अलग, पॉलिटी के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग। तो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज सिर्फ लेना है तो आप वैसे भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए याद रखिएगा, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ब्राह्मी एकेडमी पे। ठीक है, तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पुराने जितने भी आपके वीडियोस हैं उन सब की पीडीएफ उसमें अपलोडेड है, तो वहां पे आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।